हेलो दोस्तों, ये है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का एपिसोड नंबर 134। तो इस वीडियो में देखेंगे चिनमू को इस मिस्टीरियस शिप के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो उसके अपने पास्ट और चिन फैमिली से जुड़ी हो सकती हैं। उसे एक मिस्टीरियस व्हाइट क्लोथ मैन दिखाई देगा, एक ऐसी सोर्ड दिखाई देगी जिसे देखकर चिनमू खुद हैरान रह जाएगा। और फिर वह एंशिएंट बैटल देखेगा जहां कुछ टेरिफाइंग गॉड्स और एक इनकम्पैरेबली विशाल क्रीचर इस शिप का पीछा कर रहे होंगे। तो इस शिप का चिन फैमिली से क्या कनेक्शन है और चिनमू को इस शिप के अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट मिलने वाला है जो शायद उसे वापस केयरफ्री विलेज तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और अगर आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देख लेना, नहीं तो आप वीडियो को सही से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पंगोंग त्सो और बाकी लोग आखिरकार उस ट्रेजर्ड शिप तक पहुंच गए। लेकिन रास्ते में गोस्ट वैली के स्ट्रेंज लाइफ फॉर्म्स के अटैक्स की वजह से लगभग 20 से 30 और लोग अपनी जान गंवा चुके थे। शमन किंग गोंगमू ने दोनों क्लिफ्स पर बैठे उन दो ओल्ड मॉन्क्स के कॉर्पसेस को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पंगोंग त्सो से कहा, योर हाइनेस, इन दोनों मॉन्क्स की कल्चरेशन कमजोर नहीं थी। ये लगभग रूलाई रेल्म तक पहुंच चुके थे। इनके कॉर्पोरियल बॉडीज से एक काफी पावरफुल ट्रेजर रिफाइन किया जा सकता है। मैं इन्हें ले आता हूँ। मगर पंगोंग त्सो ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए शमन किंग गोंगमू अपने लोगों को लेकर तुरंत क्लिफ के ऊपर बने श्राइन की तरफ बढ़ गया जहां उन दोनों ओल्ड मॉन्क्स के कॉर्पसेस मौजूद थे। भले ही दोनों मंक्स मर चुके थे, लेकिन उनके बॉडीज से अभी भी पावरफुल बुधा रेज निकल रही थीं और बुधा वॉइस की वाइब्रेशन लगातार डेविल ची को पीछे दबाकर बीहाइव सील्स के अंदर रोके हुए थी। लेकिन जैसे ही उन दोनों ओल्ड मॉन्क्स के कॉर्पोरियल बॉडीज को वहां से हटाया गया, बीहिव सील्स के पीछे मौजूद डेविल ची अचानक वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी। एंडलेस इम्पैक्ट्स की वजह से सील्स बुरी तरह हिलने लगीं और डेविल च्युआई के दबाव से उन पर नई क्रैक्स पड़ने लगीं, जबकि पुरानी क्रैक्स और भी बड़ी हो गईं। अचानक बीहाइव सील्स के पीछे से एक डल और इंडिस्टिंक्ट आवाज सुनाई दी और उसी मोमेंट सारी डेविल ची वापस पीछे रिट्रीट हो गई। साथ ही टेरिफाइंग इम्पैक्ट्स भी अचानक रुक गए। लेकिन यह असामान्य साइलेंस और भी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। पंगोंग त्सो ने सामने आउटर स्पेस से आई उस विशाल शिप को देखा और उसका नॉर्मली काम रहने वाला दिल भी एक्साइटमेंट से भर उठा। पंगोंग त्सो ने कहा, मैं आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया, उस शिप के सामने जो मुझे गॉड बनने की होप दे सकती है। ये कहते ही उसके पैरों के नीचे लोटस फ्लावर्स खिलने लगे और वह हवा में उठकर सीधे शिप पर पहुंच गया। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे शिप पर चढ़ गए और आसपास सर्च करने लगे। तभी एक ग्रेट शामन ने एक ओपन डोर देखा और तुरंत पंगोंग त्सो को इसकी इंफॉर्मेशन दी। पंगोंग त्सो अपने लोगों को लेकर उस रूम के अंदर चला गया, जबकि कुछ सोल्जर्स बाहर और आगे का रास्ता स्काउट करने के लिए रह गए। लेकिन जैसे ही वे सोल्जर्स वापस लौटे और रूम में एंटर करने लगे, डोर अचानक उनके सामने बंद हो गया। जब उन्होंने दोबारा डोर खोला, पंगोंग त्सो और बाकी लोग कंप्लीटली गायब हो चुके थे। धीरे धीरे पंगोंग त्सो के आसपास मौजूद लोग अलग अलग डोर्स से बाहर जाकर रास्ता चेक करने लगे, लेकिन जो एक बार बाहर गया वह वापस नहीं लौटा। उनके लोगों की संख्या लगातार कम होती गई। भले ही पंगोंग त्सो को नॉर्मली अपने सबॉर्डिनेट्स की लाइव्स की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अब सिचुएशन देखकर वह भी थोड़ा पैनिक करने लगा। पंगोंग त्सो ने सबको स्टर्नली कहा, कोई भी कहीं मत जाना। इसके बाद वह आसपास के डोर्स को ध्यान से एग्जामिन करने लगा। कुछ देर बाद पंगोंग त्सो ने स्नीयर करते हुए कहा, यह इंटीग्रेशन स्पेल है, स्पेस इंटीग्रेशन, लेयर इंटरलॉकिंग लेयर। मैंने इस तरह के स्पेल के बारे में लिटिल जेड कैपिटल के रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। यह फाउंडिंग एम्परर एरा का स्पेल है। शामन किंग गोंगमू रास्ता नहीं भटका था, इसलिए पंगोंग त्सो की बात सुनकर उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। उसने पंगोंग त्सो से कहा, योर हाइनेस, इसका मतलब है कि आपको इस स्पेल को ब्रेक करने का तरीका पता है? इस पर पंगोंग त्सो ने सिर हिलाकर कहा, लिटिल जेड कैपिटल के रिकॉर्ड्स में इसे ब्रेक करने का एग्जैक्ट मेथड मौजूद नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन स्पेल आखिरकार स्पेस और एल्बरा पर आधारित स्पेल है। फिर पंगोंग त्सो ने कॉन्फिडेंटली आगे कहा, एल्बरा के पाथ में मेरी अटेनमेंट्स बेहद हाई हैं। शायद डाओ मास्टर भी इस मामले में मुझसे ज्यादा पावरफुल न हो, इसलिए इस स्पेल का सोल्यूशन कैलकुलेट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर पंगोंग त्सो ने कहा, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह इंटीग्रेशन स्पेल मुझे रोक सकता है या नहीं। उधर ट्रेजर्ड शिप के स्टडी रूम में चिनमू ने उस चिन फैमिली के फैमिली रजिस्टर को बंद कर दिया। चिनमू ने मन ही मन सोचा,
फाउंडिंग एम्परर की ब्लडलाइन का आखिरी रिकॉर्डेड मेंबर किन फेंगचिंग है। क्या इस शिप का ऑनर भी यही किन फेंगचिंग था? किन्मू आगे सोचने लगा। फाउंडिंग एम्परर की किन फैमिली की हिस्ट्री बहुत एंशियंट है। ये एक ऐसी फैमिली है जिसका इन्फ्लुएंस काउंटलेस जनरेशंस तक चला है। किन्मू ने फैमिली रजिस्टर की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, इस शिप के ओनर चिन फेंगचिंग का सरनेम भी चिन है और मेरा सरनेम भी चिन है, तो क्या मेरे और उसके बीच कोई ब्लड रिलेशन हो सकता है? सोचते हुए छिनमू फैमिली रजिस्टर को वापस बुक शेल्फ पर रखने ही वाला था कि अचानक एक स्ट्रेंज फोर्स ने उसे रोक दिया और उसने उस फैमिली रजिस्टर को वापस रखने के बजाय अपने टाउटी सैक के अंदर रख लिया। जैसे ही उसने फैमिली रजिस्टर को अपनी टाउटी सैक में रखा, उसने देखा कि पेंटिंग वाला वही ओल्ड मैन फिर से बाहर निकल आया और भागकर टेबल के ऊपर चढ़ गया, जहां वह वहां रखे हुए पेपर्स पर दिखाई देने लगा। किन्मू उस पेंटिंग के वियर्ड पर्सन को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक फिगर फ्लैश हुई। एक यंग मैन अचानक टेबल के सामने प्रकट हुआ और चिन्मू की तरफ चलते हुए आने लगा। चिन्मू के पास उसे अवॉइड करने का टाइम नहीं था, लेकिन तभी वह यंग मैन उसके बॉडी के आर पार निकल गया। वह कोई रियल पर्सन नहीं, बल्कि एक एपरेशन था। उस यंग मैन का बेरिंग बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और जब वह चिन्मू के बॉडी से होकर गुजरा तो उसके अपीयरेंस से चिन्मू को एक बेहद फेमिलियर और एमिएबल फीलिंग महसूस हुई। चिन्मी हैरान हो गया और जल्दी से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि व्हाइट क्लोथ्स पहने हुआ वह यंग मैन बिना किसी जल्दी के आगे चलता गया, फिर एक वॉल के सामने रुक गया और डोर खोलने जैसा मोशन किया। इसके बाद वह अचानक वैनिश हो गया। चिन्मू तुरंत उसके पीछे गया और उसने देखा कि वहां सच में एक डोर मौजूद था। उसने वही डोर खोला और उसके अंदर चला गया, जहां उसे वह मैन इन व्हाइट फिर से दिखाई दिया। वे दोनों अब बिल्डिंग के एक बड़े हॉल में मौजूद थे और अचानक वह पूरा हॉल लोगों से भर गया। चारों तरफ काउंटलेस बॉडीज इधर उधर चल रही थीं। किन्मू को समझ ही नहीं आया कि ये सभी लोग अचानक कहां से आ गए। चिन्मू पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गया, मतलब चौंक गया, और काउंटलेस लोग उसके बॉडी के आर पार गुजरने लगे। सभी लोग बेहद बिजी दिखाई दे रहे थे, जैसे अचानक कोई बड़ी घटना हो गई हो। उनमें से कुछ लोग अपना बैलेंस तक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और लेफ्ट राइट गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शिप को किसी बेहद वायलेंट इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हॉल में मौजूद कई लोग इधर उधर उछल गए थे। कुछ लोग तो हेविली इंजर्ड हो गए थे और ब्लड तक वॉमिट कर रहे थे। तभी उस सफेद क्लोथ वाले मैन इन व्हाइट ने अपने दोनों हैंड्स उठाए। अचानक हॉल में मौजूद सभी लोग हवा में सस्पेंड हो गए और फिर धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतरने लगे। भले ही शिप अभी भी वायलेंटली ट्रेम्बल कर रहा था, लेकिन अब सभी लोग अपनी जगह पर स्टेडिली खड़े थे। इसी समय ग्रेसफुल और एलिगेंट बेयरिंग वाली एक वुमन जल्दी से उस मैन इन व्हाइट की तरफ आई, लेकिन छिनमू उन दोनों की कॉन्वर्सेशन नहीं सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह यंग मैन उस वुमन को कंसोल कर रहा था। इसके बाद वह मैन इन व्हाइट वहां से बाहर की तरफ चल दिया। चिन्मू की नजर उस वुमन के बॉडी पर टिक गई। उसके हार्ट में अचानक कंफ्यूजन भर गया। उसे उस वुमन से एक ऐसी इनडिस्क्राइबेबल फैमिलियरिटी महसूस हो रही थी, जैसे वह कोई बेहद करीबी और प्यारा पर्सन हो। चिन्मू कुछ देर के लिए हेजिटेट हुआ, लेकिन आखिरकार उसने उस मैन इन व्हाइट का पीछा करने का फैसला किया। वह मैन लंबा कॉरिडोर पार करते हुए एक के बाद एक कई डोर्स से गुजरा। बाद में उसने अपना हैंड वेव किया और अचानक एक सोर्ड उड़ते हुए उसके पास आ गई। वह सोर्ड उड़कर उसकी बैक पर जाकर रुक गई। चिन्मू लगातार स्टेप बाय स्टेप उसका पीछा करता रहा, लेकिन उस सोर्ड को देखकर चिन्मू थोड़ा स्टन्ड हो गया। उसने तुरंत अपनी केयरफ्री सोर्ड को बुलाया। केयरफ्री सोर्ड हल्के से ट्रेम्बल करने लगी और तभी चिन्मू ने ध्यान से देखा कि उसके सामने उस मैन इन व्हाइट की बैक पर मौजूद सोर्ड और उसकी केयरफ्री सोर्ड दोनों बिल्कुल सेम स्वॉर्ड जैसी दिखाई दे रही थी। वह मैन इन व्हाइट चलता हुआ शिप के बों तक पहुंचा और आसमान की तरफ सिर उठाकर कुछ कहने लगा। तभी अचानक पूरा स्काई वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा और तभी एक इनकॉम्परेबली विशाल स्नेक वहां प्रकट हुआ। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। वह विशाल स्नेक उनसे बेहद दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका बॉडी इतना विशाल था कि ब्लैक स्काई में केवल उसका हेड और नेक ही दिखाई दे रहे थे, जबकि उसका बाकी पूरा बॉडी डार्कनेस के अंदर छिपा हुआ था। उस विशाल स्नेक के हेड पर कुछ टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस खड़े थे, जो बिल्कुल भी ह्यूमंस जैसे नहीं दिखाई दे रहे थे। वे ग्रेट रूइंस के टेम्पल्स में मौजूद गॉड स्टैच्यूज जैसे दिखते थे, लेकिन वे स्टैच्यूज नहीं थे, बल्कि एक्चुअल लिविंग गॉड्स थे। वे सभी इस शिप पर अटैक कर रहे थे और उनका हर सिंगल स्ट्राइक से ऐसा लगता था जैसे पूरा एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन चिन्मू की नज़र पूरी तरह उस मैन इन व्हाइट की स्वॉर्ड स्किल्स पर टिकी हुई थी। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बिल्कुल भी मॉर्टल वर्ल्ड की नहीं लग रही थी। उनमें एक बेहद वंडरफुल चार्म मौजूद था,
इस चार्म ने चिन्मू को उस डाओ की फीलिंग दिलाई जिसके बारे में विलेज चीफ और डाओ मास्टर पहले बात कर चुके थे। लेकिन फर्क ये था कि विलेज चीफ ने कहा था कि सोर्ड स्किल्स डाओ के क्लोज होती हैं, जबकि डाओ मास्टर का कहना था कि मैथमेटिकल रीजनिंग्स ही डाओ तक पहुंचने का रास्ता है। मगर इस मैन इन व्हाइट की स्वॉर्ड स्किल्स का पाथ विलेज चीफ और डाओ मास्टर दोनों से अलग था। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स में एक कंप्लीटली डिफरेंट स्वॉर्ड पाथ मौजूद था, लेकिन चिन्मू अभी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह पाथ क्या था, क्योंकि उसकी जजमेंट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची थी। फिर भी चिन्मू उस मैन इन व्हाइट की स्वॉर्ड स्किल्स को ऑब्सेसिवली देख रहा था। अब तक उसने जितनी भी चीजें सीखी थीं, वे सभी टेक्निक्स थीं, और उसने उन टेक्निक्स को एक्सट्रीम तक कल्टीवेट किया था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को पावरफुल कहा जा सकता था। जब विलेज चीफ ने उसे ह्यूमन एम्परर बनाया था और विलेज में उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को पॉलिश किया था, तब चिन्मू स्टेज ऑफ स्किल में प्रवेश कर चुका था। यही फाउंडिंग स्वॉर्ड स्किल्स की शुरुआत थी। इसके बाद इंपीरियल प्रिसेप्टर के गाइडेंस में उसकी अटेनमेंट्स ऑन द स्टेज ऑफ स्किल लगातार बढ़ती गईं और ज्यादा से ज्यादा प्रोफाउंड होती गईं। चिन्मू की करंट स्टेज ऑफ स्किल के हिसाब से उसे एक ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता था, लेकिन स्किल के ऊपर भी एक और लेवल था, पाथ का लेवल। यही विलेज चीफ का रेल्म था, एक ऐसा लेवल जहां डाओ मास्टर तक नहीं पहुंच पाया था। यहाँ तक कि इंपीरियल प्रिसेप्टर भी इस रेल्म से सिर्फ एक स्टेप दूर था। अब चिन्मू उस मैन इन व्हाइट की स्वॉर्ड स्किल्स को स्टेज ऑफ स्किल की अपनी हाइट से देख रहा था, इसलिए वह उन स्वॉर्ड स्किल्स की एक्सक्विजिटनेस को समझ सकता था। जहां तक पाथ रेल्म की बात थी, भले ही वह उसे पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसकी मार्वल को महसूस कर सकता था। उस मैन इन व्हाइट की स्वॉर्ड स्किल्स डाओ के बेहद क्लोज थीं और उनमें ट्रू मार्वल मौजूद था। उसके एनिमीज भी बेहद पावरफुल थे, आखिरकार वे गॉड्स थे, लेकिन इसके बावजूद वह मैन इन व्हाइट उन सभी को अकेले रोक रहा था। तभी अचानक एक अप्रत्याशित इवेंट हो गया। एक टेरिफाइंग पावर ने टाइम और स्पेस दोनों को वायलेंटली ट्रेम्बल कर दिया, और एक विशाल पाल्म ने केयरफ्री सोर्ड पर हमला किया और उससे टकराते ही केयरफ्री सोर्ड को मेल्ट करने लगी। सोर्ड का बॉडी पिघल गया और उसका एक हिस्सा ब्रेक होकर अलग हो गया, और उसी मोमेंट वह शिप उस ब्रोकन सोर्ड के पीछे पीछे आसमान से नीचे गिरने लगी और डार्कनेस की तरफ डिसेंड करने लगी। उस विशाल पाल्म के पीछे वही विशाल स्नेक गॉड्स को अपनी बैक पर लेकर फॉलिंग शिप का पीछा करने लगा। चिन्मू अभी भी उस शिप पर मौजूद था और वह साफ महसूस कर सकता था कि स्काई से गिरते समय पूरा शिप वायलेंटली ट्रेम्बल कर रहा था। फॉलिंग के दौरान, मतलब गिरते समय, व्हाइट बैट गॉड स्टैच्यूज तेजी से उनकी नजरों के सामने से गुजरने लगे। इसके बाद शिप जोरदार तरीके से ग्राउंड से टकराया और अपनी इमेंस फोर्स के साथ जमीन के अंदर घुस गया। फिर चिन्मू को एक और वायलेंट ट्रेमर महसूस हुआ। शिप जमीन के अंदर मौजूद गॉड्स के बॉडी से गुजरते हुए नीचे गया और आखिरकार बीहाइव सील्स से टकरा गया। चिन्मू देख सकता था कि इस टेरिबल कलिजन की वजह से शिप पर काउंटलेस कैजुअल्टीज हुई थीं। वायलेंट ट्रेमर्स की वजह से जहाज पर मौजूद ज्यादातर लोग मर चुके थे। तभी वह वुमन बाहर आई और जो लोग अभी तक अलाइव थे उन सभी को इकट्ठा करने लगी। वह उन सर्वाइवर्स को लेकर शिप से बाहर निकल गई और यूडू की तरफ एस्केप करने लगी। वहीं वह मैन इन व्हाइट सिवियरली इंजर्ड था, लेकिन उसने बाकी लोगों के साथ जाने के बजाय शिप पर ही पीछे रहने का फैसला किया। वह यूडू के एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए वहीं रुक गया। बाहर वही विशाल स्नेक अपना हेड अबिस के अंदर नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा था और उसके फॉरहेड पर वे मैजेस्टिक गॉड्स खड़े थे। वह विशाल स्नेक नीचे की तरफ स्लाइड करने लगा और अंडरग्राउंड के अंदर स्लिथर करते हुए लगातार नीचे आता गया। वह धीरे धीरे बॉटम के ज्यादा से ज्यादा क्लोज पहुंच रहा था। तभी अचानक चिन्मू के सामने मौजूद सभी अपैरिशंस वैनिश हो गए। अब वह शिप के डेक पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। एक कूल विंड उसके फेस से टकराई और उसके क्लोथ्स जोर जोर से फ्लैप करने लगे। तभी चिन्मू ने अपना हेड घुमाकर पीछे देखा, लेकिन उसके पीछे अब सिर्फ यूडू की एंडलेस डार्कनेस थी। अब वह ट्रेजर्ड शिप के बों पर खड़ा था और अनजाने में यूडू वर्ल्ड के अंदर प्रवेश कर चुका था। लेकिन चिन्मू को पता ही नहीं था कि शिप के नीचे एक विशाल आंख दिखाई दे रही थी। वह आंख इतनी विशाल थी कि वह खुद पूरे शिप से भी बड़ी थी और वह इंटरेस्ट के साथ लगातार चिन्मू को देख रही थी। चिन्मू ने डार्कनेस के अंदर फैले यूडू वर्ल्ड की तरफ देखा। वहां का सीन मॉन्स्ट्रस और मल्टी कलर्ड था। डिस्टेंस में काउंटलेस डिफरेंट कलर्स के लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे और हर तरह के क्रीचर्स अलग अलग ग्लोज रिलीज कर रहे थे। वह वुमन कुछ लोगों को लीड करते हुए यूडू के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, जबकि मैन इन व्हाइट पीछे रुक गया था ताकि वह विशाल स्नेक
और उन गॉड्स को बाकी लोगों के पीछे आने से रोक सके। चिन्मू के मन में अचानक कई सवाल उठने लगे। क्या वह मैन इन वाइट अभी भी जीवित था? क्या वह बैटल में मारा गया था? या फिर उसने उन गॉड्स को सक्सेसफुली रोक दिया और बाद में अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए यूडू में प्रवेश किया? क्या वे लोग केयरफ्री विलेज से थे? उन सभी का सरनेम भी चिन था, तो क्या वे चिन्मू के रिश्तेदार हो सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, उन सभी का पीछा करने वाले वे लोग आखिर कौन थे? चिन्मू का स्पिरिट पूरी तरह उत्तेजित हो गया। शायद अगर वह इस शिप को फिर से फ्लोट करा सके तो वह केयरफ्री विलेज वापस लौट सकता था। उसका हार्ट एक्साइटमेंट से भर उठा और वह तुरंत शिप के होल्ड की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि इस शिप के अंदर जरूर कंपास जैसी कोई चीज होगी जिसमें केयरफ्री विलेज तक पहुंचने का रूट रिकॉर्ड किया गया होगा। विलेज चीफ ने पहले उसे एक मिरर दिया था और कहा था कि वही केयरफ्री विलेज का मैप है, लेकिन विलेज चीफ ने उस मिरर को फिलहाल सील कर दिया था। केवल जब छिनमू उस सील को ब्रेक करने लायक केपेबल होगा, तभी वह केयरफ्री विलेज तक पहुंचने का रूट देख पाएगा। वह मिरर उस इनकम्पैरेबली विशाल शिप में मिला था, जिसका इस वर्ल्ड में कोई मैच नहीं था। वही शिप केयरफ्री विलेज की तरफ जा रही थी, लेकिन वह शिप अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जबकि छिनमू के सामने मौजूद ये शिप अभी भी मोस्टली कंप्लीट थी। इसका मतलब था कि इसके अंदर जरूर कोई ऐसी चीज मौजूद होगी, शायद एक ऐसा मैप जो सील भी न किया गया हो। किनमू ने एक डोर पुश करके खोला और शिप के ब्रिज के अंदर चला गया। उधर शिप के बों पर मौजूद वह विशाल आंख धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसी डार्कनेस में एक दूसरी आंख भी चमकने लगी। अब 2 वर्टिकल प्यूपल्स डार्कनेस के अंदर दिखाई देने लगे। अचानक डार्कनेस के अंदर एक विशाल स्नेक हेड उभरा। उसने बिल्कुल साइलेंटली अपनी फोर्क्ड टंग बाहर निकाली और ब्रिज के अंदर मौजूद उस यूथ को लगातार देखता रहा। तभी छिनमू को जैसे अचानक किसी चीज का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे डार्कनेस के अंदर छिपी हुई वे दोनों आंखें दिखाई नहीं दी। चिन्मू ने मन ही मन कहा, जरूर कोई चीज मुझे देख रही है। भले ही उसे वे आंखें दिखाई नहीं दी, लेकिन वह साफ महसूस कर सकता था कि अंधेरे से कोई लगातार उसे घूर रहा है। इसके बाद छिनमू मुड़ा, ब्रिज से बाहर की तरफ चला गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम न ज्यादा तेज थे और न ही ज्यादा धीमे। आंखें बंद होने के बावजूद छिनमू चलते चलते एक पूरा गोल चक्कर लगा आया और वह बिल्कुल परफेक्ट सर्कल था। कुछ देर बाद छिनमू रुक गया। उसने ऐसा गोल चक्कर यूं ही नहीं लगाया था, बल्कि वह उस नजर की एग्जैक्ट लोकेशन को कैलकुलेट कर रहा था और इसके लिए वह एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके आसपास के स्पेस का हिसाब लगा रहा था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे देखता तो उसे बस यही लगता कि छिनमू किसी बात पर सोचते हुए इधर उधर टहल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि छिनमू असल में उस चीज की लोकेशन कैलकुलेट कर रहा था जो अंधेरे में छिपकर उसे देख रही थी। चिन्मू का मन पूरी तरह हिल गया, क्योंकि सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद ही उसने उस नजर की दिशा और उससे जुड़ी कई दूसरी जानकारियां पता कर ली थीं। उसे घूरने वाली चीज 2 आंखें थीं और उन दोनों आंखों के बीच की दूरी करीब 900 गज थी। इतनी दूरी वाली आंखों का मतलब था कि डार्कनेस में छिपी वह चीज बेहद विशाल थी। चिन्मू ने मन ही मन सोचा, क्या ये वही यूडू का लाइफ फॉर्म है जिसे मैंने शिप पर चढ़ते समय यूडू की लैंग्वेज का सिर्फ एक वाक्य बोलकर डरा दिया था। किन्मू ने तुरंत खुद को शांत किया और उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट दिखाई नहीं दी। फिर वह बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ वापस ब्रिज की तरफ चलने लगा। उसका इरादा पहले ब्रिज को अच्छी तरह चेक करने का था। अगर उसे कोई खतरा महसूस होता तो वह तुरंत वहां से निकल जाता और एक पल भी रुकता नहीं, क्योंकि ब्रिज ही पूरे शिप का कंट्रोल रूम था। वहीं से शिप की डायरेक्शन, राउट, बैटल कमांड और दुश्मनों के अटैक से बचने का कंट्रोल किया जा सकता था। यही उस ट्रेजर्ड शिप का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था। अगर किन्मू ब्रिज में जाकर रूट मैप ढूंढ लेता तो वह उस मैप के सहारे इस पूरे शिप को कंट्रोल कर सकता था। किन्मू का दिल एक्साइटमेंट से भर गया, क्योंकि इस शिप में केयरफ्री विलेज वापस जाने का उसका सपना छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही चिन्मू ब्रिज के अंदर दाखिल हुआ, अचानक एक दरवाजा खुला और एक ग्रेट शामन बिना किसी सावधानी के अंदर घुस आया। दोनों एक दूसरे के सामने आए और कुछ पल के लिए हैरान रह गए। लेकिन वह ग्रेट शमन कई बैटल्स से गुजर चुका एक एक्सपर्ट था, इसलिए उसने तुरंत रिएक्शन दिया और अपनी पीठ पर मौजूद बॉटल गोर्ड का मुंह खोल दिया। अगले ही पल उसके अंदर से अनगिनत सोल्स निकलकर सीधे चिन्मू की तरफ झपट पड़े।
उसी समय उस ग्रेट शामन के पूरे शरीर से गोल्डन लाइट चमकने लगी और उसने रोलंस गोल्डन पैलेस की ग्रैंड शामन रुदा स्क्रिप्चर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा और वह एक आंख और 4 भुजाओं वाले विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। उसकी दोनों आंखें मिलकर एक ही आंख बन गई और वह आंख लगातार बड़ी होती चली गई, जिसके कारण उसका मुंह दबकर उसके बाएं गाल के नीचे पहुंच गया, जबकि उसकी नाक दाहिने गाल के सबसे निचले हिस्से में खिसक गई। उसके हाथ में एक वज्र ट्रंचियन था, जिसके सेक्शंस लगातार घूम रहे थे। वे सेक्शंस 4 लंबे और पतले पागोड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे और वे सीधे किन्मू की तरफ भयानक फोर्स के साथ स्मैश होते हुए बढ़े। चिन्मू ने उसे देखते ही मन कहा, ये ग्रैंड शामन का डिसाइपल है। चिन्मू ने एक नजर में पहचान लिया कि यह आदमी रोलंस गोल्डन पैलेस की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा था। इस आदमी की कल्टीवेशन बेहद डेंस थी और उसके पीछे मौजूद बॉटल गोर्ड से निकलने वाली वॉन्डरिंग सोल्स ही उसका सबसे खतरनाक अटैक मेथड थी। ग्रेट शामन्स दूसरे लोगों की सोल्स को रिफाइन करके वॉन्डरिंग सोल्स में बदल देते थे और हर वॉन्डरिंग सोल में जबरदस्त पावर होती थी। जैसे ही कोई वॉन्डरिंग सोल किसी ओपोनेंट के शरीर में घुसती, वह सीधे उसकी सोल को काटना शुरू कर देती। यहाँ तक कि 6 डायरेक्शंस रेल्म के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भी ऐसे सोल अटैक्स से बचाव करना बेहद मुश्किल होता था। अगर दर्जनों वॉन्डरिंग सोल्स एक साथ अटैक करते हुए किसी के शरीर में इन्वेड कर जाएं, तो 6 डायरेक्शंस के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भी उनका रेजिस्ट करना नामुमकिन था। हालांकि बैटलफील्ड में वॉन्डरिंग सोल्स बॉटल गोर्ड अब भी सबसे पावरफुल था। काउंटलेस वॉन्डरिंग सोल्स यहाँ वहां से निकलकर ह्यूमन बॉडीज में इन्वेड कर सकते थे और उनकी सोल्स को पूरी तरह खा जाते थे। उनके जाने के बाद सिर्फ कॉर्प्सेस ही बचती थीं। इस तरह के अटैक को हर मायने में सक्सेसफुल कहा जा सकता था और इसकी पावर बेहद एस्टॉनिशिंग थी। चिंगमेन पास के सामने सबसे टेरिफाइंग चीज बारबेरियन डी एम्पायर के नाइफ पैलेट्स नहीं, बल्कि रोलंस गोल्डन पैलेस के ग्रेट शमैन्स थे। उनके अटैक्स बेहद स्ट्रेंज और डिफेंड करना मुश्किल थे। बॉटल गोर्ड से काउंटलेस वॉन्डरिंग सोल्स मिजरेबल श्रीक्स के साथ उड़कर आए। चिन्मू के पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस खुल गया और उसके अंदर से एक कोल्ड विंड बाहर निकली, जो स्वूश की आवाज के साथ सभी वॉन्डरिंग सोल्स को स्वीप करके ले गई। जब तक वे मरे हुए लोगों की सोल्स थीं, तब तक उनके लिए यूडू के कंट्रोल से एस्केप करना मुश्किल था। भले ही रोलंस गोल्डन पैलेस के पास सोल्स को पीछे रोकने की सीक्रेट आर्ट्स थीं, वे दूसरों की सोल्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करते थे और इस पाथ में उनकी अटेनमेंट्स ऐसी थीं जहां दूसरे सीक्रेट ग्राउंड्स पहुंच भी नहीं सकते थे। फिर भी गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस उनका नेचुरल बैन था। गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस ने सभी वॉन्डरिंग सोल्स को सॉल्व कर लिया और फिर खुद बंद हो गया। ब्रिज पर गूंज रही मिजरेबल श्रीक्स तुरंत गायब हो गईं। ग्रेट शामन हैरान रह गया। उसके पीछे मौजूद बॉटल गोर्ड थड की आवाज के साथ जमीन पर गिरा और टुकड़ों में शैटर हो गया। उसकी चारों आर्म्स ऊपर नीचे हिलने लगीं और उसके हाथों में मौजूद वज्रा ट्रंचन्स ट्रांसफॉर्म होकर 4 वज्रा पगोडास बन गए। फिर उसने अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के साथ उन्हें ओपोनेंट की तरफ स्मैश कर दिया और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मगर आगे चिन्मू को इस ट्रेजर्ड शिप के कंट्रोल सिस्टम और कई अननोन वर्ल्ड्स के मैप्स का पता चलेगा, लेकिन केयरफ्री विलेज का रास्ता अभी भी रहस्य बना रहेगा और तभी पंगोंग त्सो भी उसके सामने आ जाएगा। दोनों को समझ आएगा कि शिप के अंदर फंसना शायद सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और अब आगे जो होगा उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप आगे के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारी एनी डोंगहुआ एक्सप्लेन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।